Hello students, welcome back to the Tantra Physics classes, and presently we are doing objectives, PYQs for rotational dynamics. We are doing PYQs of JEE and IIT, the questions which are already asked in different exams. तो वही objectives हम कर रहे हैं ताकि आपको इस चीज़ का फील हो कि वहाँ क्वेश्चंस कैसे आते हैं. ठीक, तो 42 क्वेश्चंस हद तक हमने किए हैं. ये 43 क्वेश्चन ये आया है 2019 में. तो क्वेश्चन क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 1 kg इज 2.5 न्यूटन अबाउट द ओरिजिन. इफ द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज 1 न्यूटन and distance of the particle from the origin is 5, the angle between the force and the position vector is. कुछ ऐसे हमें देखना है कि what is the magnitude of torque ऐसे कुछ torque is equal to R cross F. This is radius vector from the origin. This is force and this is torque. And what's the magnitude of torque? That is RF sin theta. Different questions के लिए different techniques है. अभी इसने torque भी दिया है, R भी दिया है, F भी दिया है, और ये हमें पूछ रहा है कि what is theta. एंगल पूछ रहा है, तो यही फार्मूला से होगा, इसी बेस फार्मूला से होगा. तो व्हाट इज टॉर्क? दैट इज 2.5. व्हाट इज आर? दैट इज 5. व्हाट इज एफ? दैट इज 1 न्यूटन. साइन थीटा निकालना पड़ेगा. तो साइन थीटा किसके बराबर? दैट इज 2.5 by 5. साइन थीटा इज इक्वल टू 25 by 50. पॉइंट से 0.1 नीचे आएगा. 1/2. What is theta? That is 30 degrees. That is pi by 6 आंसर. हो गया? Easily done. देख लीजिए. The magnitude of torque on the particle of 1 kg is 2.5. Torque 2.5 है. If the force acting on the particle is 1 Newton, force 1 Newton है, and distance of the particle from the earth is 5 meters. R 5 मीटर से sin थीटा निकाला जा सकता है. हो गया. चलिए, क्वेश्चन नंबर 44. यूनिफॉर्म रॉड, पहले ये फिगर जो है बनाएंगे. फिगर बनाएंगे. तो ये एक मास यहाँ हैंग कर रहा है, मास m का, और यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट है. ये समझो यहाँ पर ये सेंटर है और इस पर वेट ऑफ द बॉडी एक्ट कर रहा है. ठीक, ये x है. तो एसेट एम एक्स, एम और एक्स की बात कर रहा है. एम और एक्स की बात कर रहा है. कह रहा है कि a set of mx values is recorded. The appropriate values that give a straight line when plotted are m versus 1/x square. मतलब m को जब 1/x square से साथ प्लॉट करेंगे, it will be a straight line. mx square का straight line होगा. m versus x का ग्राफ straight line होगा कि m versus 1/x का ग्राफ straight line होगा. तो this m versus this x हमें ग्राफ प्लॉट करना है. तो वो ग्राफ किन के दरमियान स्ट्रेट लाइन होगा? Will graph between m by 1/x square will be a straight line, or mx square will be a straight line, or mx will be a straight line, or m versus 1/x will be a straight line. So you have to find a relation between m and x. वहां से आपको पता चलेगा किन दो पैरामीटर्स में m और x के दरमियान किन दो पैरामीटर्स में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा. यह है क्वेश्चन. देखिए जरा कैसे करेंगे हम. क्वेश्चन आप फिर से पढ़ सकते. We have to find a relation between m and x. तो वहां से हमें पता चलेगा किस किस्म का ग्राफ होगा between m and x. और अगर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो
m और x के दरमियान का स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा कि m/1/x के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा कि 1/x² के दरमियान ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ किसके दरमियान होगा। तो देख लीजिए कैसे करेंगे। पहले इट इज एन इक्विलिब्रियम अबाउट दिस पॉइंट। अगर अबाउट दिस पॉइंट इक्विलिब्रियम है तो मुझे बताइए लॉ ऑफ मोमेंट्स क्या कह रहा है, m इंटू, चलो ये अगर l/2 समझो, क्योंकि अगर पूरा लेंथ l है तो सेंटर और इस पॉइंट के दरमियान l/2, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, दैट विल बी l/2 माइनस x, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरा फिर से l, यहाँ से यहाँ x और ये बाकी बचा l/2 माइनस x। तो लॉ ऑफ मोमेंट्स ये है कि mx इज इक्वल टू m इंटू दिस x इज इक्वल टू mg इंटू यस l/2 माइनस x। ये है लॉ ऑफ द मोमेंट्स, because the torque about this point must be 0. Torque due to this mass is equal to torque due to this mass, so that it is in equilibrium about this point. It is mx is equal to mg l/2 minus mgx. ठीक, m is equal to mg l/2x, ये x डिवाइड कर लो, माइनस mg। तो व्हाट्स द ग्राफ बिटवीन 1 and x? ये तो हाइपरबोलिक ग्राफ है, हमें तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ चाहिए। तो मैं करूंगा काम 1/x जो है ये वाला 1/x, इसको x प्राइम, आई विल पुट इट x प्राइम। सो व्हाट इज द इक्वेशन बिटवीन m एंड x प्राइम, दैट इज mgl/2 1/x x प्राइम माइनस mg। अब बताइए m और x प्राइम में क्या ग्राफ है, देखिए m और x प्राइम में क्या ग्राफ है। m इज इक्वल टू, इसको कर दो सपोज k x प्राइम माइनस mg। तो व्हाट्स द ग्राफ बिटवीन m एंड x प्राइम? स्ट्रेट लाइन, बिकॉज द कांस्टेंट, ये स्लोप कहलाएगा। m और x प्राइम में ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, क्यों? क्योंकि इट्स ए लीनियर इक्वेशन, और k जो है इट इज ए स्लोप और mg इज इंटरसेप्ट, नेगेटिव इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा ग्राफ, x प्राइम और m के बीच में, m के बीच में ग्राफ होगा कुछ ऐसे, ऐसे। ये जो इंटरसेप्ट यहाँ से यहाँ है नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, माइनस mg। और अगर स्लोप देखा जाए ये थीटा है, tan थीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, k, दैट विल बी mg l/2। So the graph between m and x prime is a straight line. मगर x प्राइम खुद है 1/x, इसका मतलब ये है x प्राइम खुद 1/x है, तो इसका मतलब ये है कि m मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट एंड 1/x के बीच में ग्राफ स्ट्रेट लाइन, दैट इज ऑल। द ग्राफ बिटवीन m on this side and 1/x, not x, 1/x, it should be a straight line as have been proved. देख लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, as has been proved. It's a linear equation between m and x prime. It is not linear equation between m and x, no, because x is in the denominator. It is a linear equation between m and x prime, where x prime is itself 1/x. So the graph between m and 1/x is a straight line. Have a look. ये देखो, the graph between m and 1/x is a straight line. He says the appropriate variables that give a straight line graph. The appropriate variables are m/1/x that give a straight line graph. Done. हो गया। 45. A force of minus Fk, फोर्स दिया है माइनस Fk, acts on O, the origin. It acts on the origin. ऐसे अगर origin है पॉइंट, तो ये फोर्स उसी origin पर एक्ट करता है, ये वाला F। Acts on the origin of the coordinate system, the torque about the point. Point कहीं और है, ये वाला पॉइंट है, that is 1 minus 1. फोर्स यहां एक्ट करता है, लेकिन torque about the point, torque which you have to find about a point, that point is here.
दैट पॉइंट इज नॉट दिस। जनरली क्या करते हैं, ये देखो पॉइंट लिया, ये ऑरिजिन है, हमें देखना है कि व्हाट इज टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन, लेकिन फोर्स पॉइंट पर एक्ट करता है, इस पॉइंट पर, तो हम ये रेडियस वेक्टर कहलाता है। रेडियस वेक्टर कहलाता है कहाँ से, जिस पॉइंट पर आप एक्ट करते हो फोर्स, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना होता है। यह जनरली आपको ऑरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना होता है, लेकिन यहां तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, और फोर्स ऑरिजिन पर एक्ट करता है। कुछ उल्टा है ये, लेकिन अगर आपको बात समझ आती है, देखो बात यह है कि ये पॉइंट है जिस पर फोर्स एक्ट करता है, और ये ऑरिजिन है, तो ये आर है, ये पॉइंट है एक्स वाई समझो इसको, या एक्स वाई जेड। तो यू हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट द पॉइंट दिस ऑरिजिन, एंड फोर्स एक्ट्स एट दिस पॉइंट। मगर यहां फोर्स एक्ट्स एट द ऑरिजिन एंड टॉर्क यू हैव टू फाइंड अबाउट दिस पॉइंट। तो पहले आपको ये रेडियस वेक्टर निकालना है, ये वाला रेडियस वेक्टर, और ये रेडियस वेक्टर ऐसे होगा उल्टा, पॉइंट से लेकर के, बिकॉज यहां भी आप ऑरिजिन से पॉइंट तक आपको रेडियस वेक्टर है, यहां पॉइंट से ऑरिजिन तक, बिकॉज फोर्स एक्ट्स एट द ऑरिजिन, यहां फोर्स एक्ट्स एट दिस पॉइंट एंड यू हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट द ऑरिजिन, बट हियर यू हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट द पॉइंट एंड फोर्स एक्ट्स एट द ऑरिजिन। तो इन शॉर्ट आपको ये आर निकालना है पहले, आर यहां पहले निकालना है, ये आर, यहां पर आर सीधे सीधे के x -0, y -0, z -0, यू कैन बिल्ड अप दिस आर। लेकिन अब ये आर ये कैसे निकालोगे आप, 0, क्योंकि यहां ऑरिजिन पर है कोऑर्डिनेट 0 0 0 -1 i प्लस 0 -1 j। ये आपने रेडियस वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया, क्योंकि रेडियस वेक्टर का टेल उस पॉइंट पर होना चाहिए जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है, और उस पॉइंट एरो उस पॉइंट पर होना चाहिए जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट करता है। ये वाला जिस पॉइंट पर फोर्स एक्ट करता है, रेडियस वेक्टर का एरो उस पॉइंट पर होना चाहिए। ऐसे देखो, और इन जनरल हम ये ऐसे करते रहते हैं। So it is r vector is equal to -i प्लस j, ये हुआ रेडियस वेक्टर r। तो अब टॉर्क कैसे निकालोगे, टॉर्क इज r क्रॉस f, ऐसे। तो टॉर्क इज इक्वल टू r इज -i प्लस j क्रॉस f, व्हाट इज f, -f के यूनिट वेक्टर। ठीक, चलिए कीजिए क्रॉस सीधे सीधे, टॉर्क माइनस इंटू माइनस प्लस एफ, पहले लिखो, पहले ये माइनस टू माइनस प्लस एफ लिखा, आई क्रॉस के लिखा, प्लस इंटू माइनस माइनस एफ पहले लिखा, जे क्रॉस के, ऐसे इज इक्वल टू आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे क्रॉस के आई। तो माइनस एफ को कॉमन निकालो, अंदर क्या रहेगा, टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एफ को कॉमन निकालो, अंदर रहेगा आई प्लस जे। ये है आंसर आपका, देख लो, डन। यहां कुछ उल्टा है, इसलिए बी केयरफुल अबाउट दिस। फोर्स ऑरिजिन पर एक्ट करता है, इसलिए जो एरो है वो यहां पर टच करना चाहिए रेडियस वेक्टर का, और रेडियस वेक्टर इज फ्रॉम हियर टू हियर, और रेडियस वेक्टर का जो टेल है वो पॉइंट पर है, जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क निकालना है। अच्छी तरह से देख लो, आंसर देख लीजिए, -fi प्लस जे, सी इज द आंसर। ठीक, okay. A cord of negligible mass is wound over the rim of a wheel supported by the spokes with negligible mass. The mass of a wheel is 10 kg
and radius is 10 centimeters. It can freely rotate about without any friction. Initially the wheel is at rest. If a steady pull of 20 Newton is applied on the cord, the angular velocity of the wheel after the cord has unwound by 1 meter. अगर ये कॉर्ड नीचे 1 मीटर चला जाएगा, हमें बताना है कि उस वक्त इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा इस व्हील का. अगर कॉर्ड है, इट इज़ ए कॉर्ड ऑफ निग्लेजिबल मास, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते हैं? अगर व्हील है, रिम है, तो ओके mr स्क्वायर इसका लेंगे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया. ठीक है, तो मैं एक फिगर बनाता हूँ. ये एक व्हील समझो और ये फोर्स है स्ट्रिंग के थ्रू, 20 न्यूटन का फोर्स है और ये रोटेट करेगा ऐसे. ठीक, और मास 10 kg है. ठीक है, और इसका रेडियस भी दिया है 10 सेंटीमीटर. वो लिखेंगे यहाँ पर रेडियस इज 10 सेंटीमीटर. एंड इट कैन फ्रीली रोटेट. ये रोटेट करेगा, जब पुल करोगे तो ये रोटेट करेगा ऐसे. ऑफ द कॉर्ड इज, और स्टार्ट कैसे करता है? इनिशियली द व्हील इज एट रेस्ट. ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0. पहले ओमेगा 0 इज इक्वल टू 0. ऑफ द कॉर्ड इज 1 मीटर. जब ये कॉर्ड 1 मीटर नीचे जाएगा, 1 मीटर, तब बताइए, जब ये कॉर्ड 1 मीटर पुल करने से 1 मीटर नीचे गया, तो बताइए एंगुलर वेलोसिटी इसका क्या होगा. पहले इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0. जब आपने फोर्स अप्लाई किया और ये 1 मीटर नीचे गया, तो बताइए अब इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है. दैट इज द क्वेश्चन. इसका जब ये रोटेट करेगा, 1 मीटर नीचे गया, तो बताइए इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है. चलो ठीक है, मैं इसको ऐसे करता हूं. ये देखो, ये रेडियस है. ठीक, जब ये 1 मीटर नीचे जाएगा, तो ये पॉइंट जो है रोटेट करके शायद इधर आए, ये थीटा है. तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, यही 1 मीटर है. क्योंकि जब ये रोटेट करेगा, जब ये यहाँ से यहाँ आएगा 1 मीटर, तभी तो ये 1 मीटर नीचे चला जाएगा. जब ये अनवाउंड 1 मीटर हो जाएगा, when it unwinds by 1 meter, then this will go 1 meter down. तो ये जो y है 1 मीटर, वो ये 1 मीटर होना चाहिए, r थीटा होना चाहिए 1 मीटर. चलो एनीवे, लेकिन हमें देखना है कि ओमेगा कैसे हम निकालेंगे. टॉर्क दिया है, फोर्स दिया है, इससे हमें टॉर्क मिलेगा. चलो पहले टॉर्क निकालते हैं. आई अल्फा. ठीक, तो व्हाट इज अल्फा? एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज टॉर्क बाय आई. टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू आर, एफ इंटू दिस आर, एफ इंटू आर. मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, एक आर खत्म, तो एफ बाई एम आर. ये हमारा मिला एंगुलर एक्सेलरेशन. अगर एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास है, तो अब इस थीटा, हाउ मच थीटा इट कवर्स फ्रॉम हियर टू हियर, ये थीटा मुझे चाहिए. ये थीटा, अगर मुझे थीटा मिला, तो मैं इस 1 मीटर के साथ इसको रिलेट करूंगा. बिकॉज व्हेन इट रोटेट्स, इट ट्रेवर्सेस एंगल, द रेडियस वेक्टर ट्रेवर्सेस एंगल. तो वो किसके बराबर? तो मैं और एक इक्वेशन लिखना चाहूँगा. ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी minus initial angular velocity is equal to alpha, and theta traversed by this rotating wheel. तो suppose it traverses theta angle, तो वो थीटा मैं इस डिस्टेंस के साथ कनेक्ट करूंगा. क्योंकि जब ये थीटा रोटेट करेगा, तब ये 1 मीटर नीचे चला जाएगा. इसका मतलब ये वाला आर्क जो है ये 1 मीटर है. क्योंकि थीटा जब ये रोटेट करेगा, तभी यहाँ से यहाँ ये अनवाइंड हुआ, तो इतना अनवाइंड नीचे गिरेगा एज y डिस्प्लेसमेंट. ठीक, ओके. तो ये ओमेगा स्क्वायर निकालना है, ये 0 है. 2 अल्फा, दैट इज f बाई एम आर. थीटा, व्हाट इज थीटा? दैट इज दिस 1 मीटर बाई आर. ये थीटा, ये 1 मीटर है, क्योंकि इतना 1 मीटर तो नीचे चला गया, इसलिए ये 1 मीटर अनवाइंड होगा जब ये थीटा, मतलब रोटेट थीटा करेगा. सो इट इज इक्वल टू व्हाट? It is theta is equal to arc by radius, that is 1 by r. ठीक, ये ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, what is f? 20, 1 by what is m? Okay.
M is 10 kg. What is R? 10 centimeter. 10 into 10 raised to power minus 2. मगर ये तो R स्क्वायर होना चाहिए, ठीक, R स्क्वायर, तो इसका मतलब ये इसका स्क्वायर होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। अब निकालते हैं, देखते हैं। ये हुआ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 40 ऊपर बाई 10, और यहाँ क्या है 10 माइनस 1 स्क्वायर, 10 अंदर हुआ 10 माइनस 1 उसका स्क्वायर 10 माइनस 2, एक ख़त्म, ये हुआ 400, ठीक। तो ओमेगा हो गया 20, अगर ओमेगा स्क्वायर 400 तो ओमेगा होगा 20 रेडियंस पर सेकेंड। आंसर देख लो अच्छी तरह से। अच्छा प्रॉब्लम था, इट विल रोटेट एंड दिस स्ट्रिंग विल गो डाउन। हमने इस रोटेशन को इसके साथ कनेक्ट किया, 1 मीटर, इसका मतलब ये आर्क भी 1 मीटर, थीटा को इस 1 मीटर के साथ हमने कनेक्ट किया एंड वी गॉट द आंसर। देख लीजिए, यू कैन कॉपी इट। चलो पहले आंसर तो देखें। 20 रेडियंस पर सेकेंड, हियर डी इज द आंसर। चलिए 47, ए सर्कुलर डिस्क, चलो पहले डिस्क तो है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, एंड मास m kg इज रोटेटिंग अराउंड एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क। ये डिस्क है, रोटेट कर रहा है, ठीक, और इसका जो रेडियस वेक्टर है कितना एंगल काट करता है, कितना एंगल काट करता है वो इस इक्वेशन से दिया है, थीटा इज इक्वल टू 5t स्क्वायर माइनस 8t। चलो थीटा इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटेटिंग डिस्क, ये एंगुलर पोजीशन है, वो भी ठीक है। हाउ मच पावर इज डिलीवर्ड बाय द अप्लाइड टॉर्क, जो आप टॉर्क अप्लाई करते हो इसको रोटेट करने के लिए, जो टॉर्क अप्लाई करते हो उस टॉर्क ने कितना पावर डिलीवर किया है, दैट इज ऑल। एट t इक्वल 2 सेकेंड्स। जब आप एक डिस्क को रोटेट करते हो किसी तरीके से, शायद मशीन से, शायद किसी और चीज़ से, जब रोटेट करते हो तो उसका जो एंगुलर पोजीशन है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक, तो वो एंगुलर पोजीशन चेंज करता है, एंड इक्वेशन दिया है, जब वो चेंज करता है एंगुलर पोजीशन तो उसके लिए टॉर्क अप्लाई करना पड़ता है, और टॉर्क अप्लाई करेगा कोई मशीन करेगा, कोई ह्यूमन करेगा, कोई किसी तरीके से करोगे तुम, और जब वो टॉर्क प्रोड्यूस करेगा कोई भी सोर्स हो, वो सोर्स कितना पावर डिलीवर करेगा इस डिस्क को, सो दैट इट चेंजेस इट्स एंगल एंड मेनी थिंग्स हैपन, बिकॉज चेंजिंग एंगल मीन्स एंगुलर वेलोसिटी। हो सकता है एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होता हो, तो दैट मीन्स एंगुलर एक्सेलरेशन, बहुत सारी चीज़ें होती। तो देखो मैं समझाता हूँ। पहले मैं आपको बताऊंगा ये जो पावर है दैट इज टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। द सेम वे इन मैकेनिक्स, ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स, पावर इज इक्वल टू एफ वी, एफ के बदले टॉर्क और v के बदले एंगुलर वेलोसिटी। ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो ये मैं दे रहा हूँ आपको। चलो पहले ये थीटा जो दिया है 5t स्क्वायर माइनस 8t, मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल 10t माइनस 8, और ये डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, ठीक। अब ओमेगा ये है, ज़रा अगर ओमेगा ये है 10t माइनस 8, ज़रा इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर होगा, 10 माइनस 0 हो गया 10, तो डी ओमेगा बाई डी टी हुआ अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब आपके पास क्या है, पावर इज इक्वल टू टॉर्क ओमेगा, टॉर्क इज आई अल्फा ओमेगा, तो व्हाट इज आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr स्क्वायर, आई टॉर्क इज आई अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू 10, ओमेगा इज इक्वल टू 10t माइनस 8, लेकिन t को 2 वैल्यू दे दो, तो ये ओमेगा क्या होगा उस टाइम, जिस टाइम पर दिया हुआ है t इज इक्वल 2 सेकेंड्स, दैट इज t इज इक्वल 2, इट इज 20 माइनस 8 दैट इज 12, इक्वल 2 6 is 12, 6 into 10 60, दैट इज 60 mr स्क्वायर। आंसर कॉपी कर लो। तो कॉन्सेप्ट क्या था, एक डिस्क रोटेट कर रहा है,
नहीं, एक डिस्क जो है उसको उस पर टार्क अप्लाई किया है और उसका थीटा चेंज हो रहा है। वो थीटा जो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इक्वेशन दिया है, हमने ओमेगा निकाला एंगुलर वेलोसिटी, फिर उसी से हमने एंगुलर एक्सेलरेशन निकाला। टार्क मिलेगा आई अल्फा, ठीक, टार्क मिलेगा आई अल्फा, आई डिस्क का दिया हुआ है 1/2 mr स्क्वायर, दैट यू ऑलरेडी नो, ठीक, एंड alpha you got from here and omega you got from here. By substituting t is equal to 2 seconds you get omega, and alpha has no time dependence because it is 10 only. Get the answer. सिर्फ आपको मैंने एडिशनल इक्वेशन जो है पावर इज इक्वल टॉर्क ओमेगा, ये मैंने आपको दिया है यहाँ से, और शायद हमने इसको नहीं किया था जब हमने ग्रेविटेशनल डायनेमिक्स पढ़ाया। ये मैंने यहाँ से p इक्वल टू एफ से लाया। तो इफ़ यू आस्क मी टू डिराइव दिस, इट टेक्स अ मिनट टू डिराइव दिस। तो अगर आप if you want that I can do, but everything cannot be done in a single question. Anyway, चलिए, given below are two statements. One is labeled as assertion and the other is labeled as reason. Assertion: an electric fan continues to rotate for some time after the current is switched off. Reason: fan continues to rotate due to inertia of motion. ये assertion भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है। देखो, अगर फैन चल रहा है और यहाँ भी एक फैन है, देखो, you can't see it but I can see it, here's a fan in the room. If it rotates and rotates and rotates, and because of the electricity passes through the inside that coil, and coil rotates in the magnetic field and the fan rotates, and all of a sudden what happens, the power is off. Power is off, but it continues to rotate. It continues to rotate because of inertia, rotational inertia. Same thing as if you are in a car, you apply the brakes, but car does not stop at that very moment. It moves forward before it stops because of inertia. तो ये दोनों statements ठीक है, assertion भी ठीक है, reason भी ठीक है. A is not correct, B is correct. Both A and B are correct, and R is the correct explanation of A. B is the answer. The fan rotates and rotates because current passes through the coil inside the fan, and all of a sudden this current is off, but still it rotates. It has to rotate. It will not stop at that moment the current is off. Because of the inertia, it will continue to rotate for a while and then it stops. Then it stops because of the frictional force around. मैं तो ये कहूँगा, अगर frictional forces नहीं होंगे around, it will rotate forever. Because it will keep that angular velocity constant, it will rotate and rotate forever. But there are some frictional forces around, and finally it stops. 49th question. A flywheel is accelerated uniformly from rest. ये flywheel है, समझो. Initial angular velocity is 0. It is accelerated. It is accelerated uniformly with angular acceleration alpha, and it rotates 5 radians. Chalo, let me suppose this is 5 radians. Obviously, I draw things not to the scale. It may be more than 5 radians, but still, let me say it is 5 radians in 1 second. In 1 second, it rotates 5 radians in first second. The angle rotated by the flywheel in the second second. दूसरे second में ये कितना rotate करेगा थीटा? इस second में, दूसरे second में कितना rotate करेगा? It is only 1 second, but it is the second second. ये भी एक ही second है, लेकिन ये दूसरा second है. It was the first second, it is the second second. But है तो एक ही second. हमें थीटा निकालना है. बताइए क्या होता है थीटा का फॉर्मूला? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 t प्लस 1/2 अल्फा t स्क्वायर. ठीक, ओमेगा 0 इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 0, सो थीटा इज इक्वल टू 1/2 अल्फा t स्क्वायर. राइट, कितना रेडियंस इसने पहले सेकंड में कवर किया? 5 रेडियंस को 5 इज इक्वल टू 1/2 अल्फा कांस्टेंट है, वो पता नहीं, अल्फा t इज 1 सेकंड 1 स्क्वायर. अच्छा, अब दूसरे सेकंड में वो थीटा क्या, वो निकालना है. द एंगल डिस्क्राइब्ड इन द सेकंड इज थीटा, वो तो निकालना है हमें.
अब यहाँ पर मुझे ओमेगा निकालना पड़ेगा, यहाँ पर ओमेगा क्या है, फिर यहाँ से यहाँ इक्वेशन लगाना पड़ेगा। अब मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ ही इक्वेशन लगाऊंगा, सारा एंगल निकालूंगा ये वाला, फिर उस सारे एंगल में से 5 रेडियन सब्ट्रैक्ट करूँगा। ठीक, तो बताइए 5 प्लस थीटा किसके बराबर? उसको भी मैंने स्टार्ट से अब किया, स्टार्ट से यहां तक पूरा 2 सेकंड में मैं एंगल निकालूंगा, फिर उसको ये 5 रेडियन का सब्ट्रैक्शन करूंगा, या किसी दूसरे तरीके से करते, थीटा तो निकालना है। सो 5 प्लस थीटा, दिस इज द एंगल, टोटल एंगल कवर्ड इन 2 seconds, 1 + 1, एंड इट अगेन इनिशियल कंडीशन इज द सेम एज ओमेगा 0 = 0। तो ये फायदा है, बिकॉज इनिशियल कंडीशन इज सिंपल, दैट्स ओमेगा 0 = 0। तो मैंने इनिशियल टू हियर फिर इनिशियल टू हियर कर दिया। फायदा यह है कि आपको यह नहीं निकालना पड़ेगा, बीच में जो ये ओमेगा है इसको निकालने की जरूरत नहीं है। तो इट इज 1/2 फिर से, क्योंकि इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी तो फिर से 0, सेम कंडीशन। तो अल्फा टी जो है दैट इज 1 + 1 2²। ठीक, अब डिवाइड कर दीजिए ताकि अल्फा खत्म हो जाए। तो आपको थीटा ही तो निकालना है, दैट इज 5/5 + थीटा इज इक्वल टू 5/5 + थीटा इज इक्वल टू 1/2 कैंसल्स, अल्फा कैंसल्स, 1/2 अल्फा 1², 1/2 अल्फा 4, ये खत्म हुआ 1/4। ठीक, 4 5 = 20 इज इक्वल टू 5 + थीटा। व्हाट इज थीटा? 20 - 5, दैट इज 15 रेडियंस। आंसर, अगर पहले सेकंड में 5 रेडियन किया, दूसरे सेकंड में 15 रेडियंस किया करेगा, क्योंकि दूसरे सेकंड में इट इज फास्टर, बिकॉज एक्सेलरेशन की वजह से इस रीजन में ये स्लो रोटेट करेगा, इस रीजन में ये फास्टर रोटेट करेगा, और दूसरे सेकंड में इट विल रोटेट, इट विल ट्रेवर्स मोर एंगल, it will traverse more angle than in the first second, because in the first second it was moving slowly, in the second second it will move faster because it is accelerating, there is an angular acceleration। आंसर देखते हैं, 15 रेडियंस बी इज द आंसर, और आया है 2022 में। सो दीज आर द क्वेश्चंस अराउंड विच यू हैव टू। देखो, मैं ये नहीं कह सकता हूँ ये क्वेश्चन आएगा, वैसे मैं कहूँगा ये क्वेश्चन आएगा नहीं आएगा, लेकिन इससे आपको फील होता है कि क्वेश्चन किस किस्म के, किस लेवल के आते हैं। एक तो ये फील आपको मिलेगा किस किस्म के क्वेश्चन आपको वहाँ आएंगे, और अगर इस क्वेश्चन के इर्द गिर्द आगे पीछे ऊपर नीचे क्वेश्चन आप करोगे, शायद आप ये सपोज एंगल कट इन फर्दर 2 seconds, एंगल कट इन द लास्ट सेकंड, एंगल डिस्क्राइब्ड इन 1.5 सेकंड, वो चीज़ अगर करोगे तो शायद इस क्वेश्चन को देखकर को आपको वो चीज़ें आएंगी। एक क्वेश्चन के इर्द गिर्द जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो बना, तो फिर वो देखो, एक क्वेश्चन अगर ये है कि अगर इसके इर्द गिर्द आप 5 क्वेश्चन बनाओगे, अगर आपने सपोज यू हैव सॉल्व 1000 क्वेश्चंस एंड फॉर एवरी क्वेश्चन यू डिड 5 क्वेश्चंस अराउंड, आगे पीछे ऊपर नीचे करके कुछ वैल्यूज चेंज किए, कुछ कॉन्सेप्ट उधर इधर कर दिया, तो आपने समझो 1000 नहीं 5000 क्वेश्चन किए। फिर वहां जो क्वेश्चन आता है वो आपसे बचता नहीं है, इट विल नॉट एस्केप फ्रॉम योर रीच। So thank you, continue to watch my lectures and subscribe to my channel Tantresar Physics Classes, and from tomorrow I will be doing questions for the advanced level for IITian, because पहले मैंने PYQs के मेडिकल के लिए, नीट के लिए, ये क्वेश्चंस मैंने किए JEE वालों के लिए, मतलब जो जनरल कंपटीशन होता है JEE व्हाट दैट कॉल्ड एज, जो पहले एग्ज़ाम होता है इंजीनियर्स का, मतलब एंट्रेंस, इंजीनियरिंग एंट्रेंस का। अब जो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं 1 हफ्ते के लिए कराऊंगा, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसी रोटेशन पर, डोंट मिस दोज लेक्चर्स। तो उसमें अगर सारे भी स्टूडेंट्स भी वॉच करेंगे, उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फ्रॉम टुमारो एडवांस लेवल क्वेश्चंस, डोंट मिस द लेक्चर्स। थैंक यू।